तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th के जो मैथ है उसके क्लास चैप्टर 7 का ट्रायंगल चैप्टर त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पिछले लेक्चर में हमने इसका 6th चैप्टर जो रेखाएं और कोण था उसके बारे में पढ़ा था। उसमें भी हमने त्रिभुज के बारे में कुछ पढ़ा था, उसके प्रकारों के बारे में देखा। तो इसमें भी थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो नहीं देखा हो वो जानने का। ठीक, इसके बाद हम सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इस ट्रायंगल में इस चैप्टर में यही टॉपिक आया है। ठीक, तो हम इसके बारे में जानेंगे। पहले इसके बारे में जान लें। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज किसे कहते हैं, जैसे त्रिभुज कैसे फिगर बनता है। त्रिभुज का फिगर कुछ ऐसे बनता है, ऐसे। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पिछले लेक्चर में मैंने रेखाएं और कोण में बताया था कि ऐसे जो भी होता है, ऐसे ऐसे ये रेखाखंड कहते हैं। ठीक, यहाँ पर त्रिभुज में कितने रेखाखंड है? 1 2 3। तो 3 रेखाखंड। ठीक, और ये क्या हुआ, तीनों रेखाखंडों से बंद हुआ है। ठीक, घिरा हुआ है। ठीक, तो इस आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि डिफिनेशन हो जाएगा कि तीन रेखाखंडों से घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो आगे पर भी ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर लिख देते हैं, तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो आगे पर आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसके प्रकारों को देखते हैं। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था इसके प्रकारों के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार। तो त्रिभुज के कितने प्रकार हो सकते हैं? त्रिभुज के कुल 3 प्रकार होते हैं। ठीक, पहला कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। ठीक, पहला समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या है? जैसे अगर ये त्रिभुज बनाया हूं तो इसके तीनों पार्ट अगर इक्वल है, तीनों रेखाखंड बराबर हैं, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? तो यहाँ पर अगर एक त्रिभुज बनाऊं, यहाँ पर तो अगर इसके केवल दो, ये और ये एक दूसरे के बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर नहीं हो, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसके बाद होता है तीसरा, जो कि लास्ट है, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, ये हो गया। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या है? जिसकी एक भी भुजा, अगर कोई एक त्रिभुज है, कोई ऐसे है, इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। ठीक, तो जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आई होप आपको ये त्रिभुज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसके बाद सर्वांग समता के बारे में पढ़ते हैं। सर्वांग समता क्या है? क्योंकि इस चैप्टर में केवल यही टॉपिक आया है, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है। केवल सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। तो सर्वांग समता क्या है? जैसे अगर मैं यहाँ पर सर्वांग समता लिख लेते हैं, सर्वांग समता। जैसे अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज बनाऊंगा एक, ठीक, और इसकी एक सभी भुजाएं बराबर हो, ये और ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो। ठीक, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो, तो ये आकृति को अगर इस पर उठा कर रखें तो ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगी। ठीक, जैसे अगर वर्ग है, दो वर्ग है, ठीक, और जिसकी ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके और ये इसके बराबर है,
तो ये आकृति एक दूसरे को ढक लेगी। तो मतलब कि जब दो आकृति, यहाँ पर हमने जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया वहां पर दो आकृतियां थी, और उसके बाद बताया कि अगर ये एक दूसरे को ढक ले, पूर्णतः ढक ले, तो उसे सर्वांग समता कहते हैं। तो क्या होगा, जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं उसे सर्वांग समता या सर्वांग त्रिभुज कहते हैं। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सर्वांग समता के प्रकारों के बारे में देखते हैं। ठीक, सर्वांग समता के प्रकार। तो सर्वांग समता के कुल बहुत से प्रकार 5 है। ठीक, इसमें हम 5 पढ़ेंगे। इसमें पहला है साइड साइड साइड, सेकेंड है साइड एंगल साइड, थर्ड है एंगल एंगल साइड, और फोर्थ है एंगल साइड एंगल, फिफ्थ है राइट हिपोटेनियस साइड। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ते हैं और इसको कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर इसको बताने के बाद ये कैसे होता है यहाँ पर लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो साइड एंगल, साइड 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 क्या है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया एक त्रिभुज है ऐसे। ठीक, इसकी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है। तो इसकी केवल ये भुजाओं के बराबर है। ठीक, तीनों भुजाएं अगर बराबर है, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं की या किसी भी आकृति की तीनों भुजाएं के बराबर है, तो साइड साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो। कॉन्ग्रुएंस किस तरह दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी को ऐसे दिखाते हैं, इक्वल टू का, और उसके बाद इस तरह। ठीक, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद साइड एंगल साइड देखते हैं। साइड एंगल साइड क्या है, यहाँ पर इसी त्रिभुज में एक और त्रिभुज बना रहा हूं। ठीक, और इसी त्रिभुज में ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक, दूसरा साइड इस साइड के बराबर है, और इसके बीच का जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल इधर होगा तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक, तो इसके बीच, तो मतलब कि इसके नाम से ही पता चल जाएगा, साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा। जिस दो आकृति की नहीं, जब एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के बराबर है तो उसे साइड 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 से प्रूव कर दिया जाएगा। दूसरा है, जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत आने वाला कोण दूसरी त्रिभुज की जो भुजाएं और उसके अंतर्गत आने वाले कोण के बराबर हुआ तो वो त्रिभुज सर्वांग होगा। इसी तरह एंगल एंगल साइड, अब इसके भी नाम से प्रतीत हो रहा है कि एंगल 2 बार आएगा और साइड आ जाएगा। ठीक, जैसे ये त्रिभुज है। ठीक, यहाँ पर 2 एंगल, कोई भी एंगल इस तरह, ये 2 एंगल बराबर है। ठीक, और यहाँ पर कोई भी भुजा, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। ठीक, और इसमें भी 2 एंगल और कोई भी एक भुजा, मतलब एक भुजा, दोनों नहीं, केवल एक भुजा अगर हो तो ये एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक, ये एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये कौन सा बताया था, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखें, तीसरा तो बता दिया। चौथा है एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल क्या है, इसी तरह जैसे यहाँ पर त्रिभुज है ये। ठीक, तो इस त्रिभुज की दो कोण इसी तरह है, साइड एंगल साइड की तरह है, जिसमें दो भुजा और उसके अंतर्गत आने वाला कोण, तो इसमें हो जाएगा 2 कोण और उसके अंतर्गत आने वाली भुजा, मतलब इसके अंतर्गत आने वाली भुजा, इधर की कोई भी भुजा नहीं। ठीक, केवल इसके अंतर्गत, और ये कोण लेते हैं तो इसके अंतर्गत आने वाली भुजा। ठीक, इस तरह, और ये कोण और इसके अंतर्गत आने वाली भुजा एक दूसरे को बराबर हो तो हम इसे कॉन्ग्रुएंस कह देंगे। इस एंगल से, एंगल साइड एंगल से, इससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट कह देंगे। अब इसके बाद देखें तो राइट हिपोटेनियस साइड मतलब समकोण कर्ण भुजा। जैसे अगर समकोण त्रिभुज है, ये केवल समकोण त्रिभुज में होता है RHS। ठीक, क्योंकि इसमें राइट एंगल समकोण त्रिभुज इसी में बनता है कि अगर कोई दो त्रिभुज समकोण है, ठीक, और हमें इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है तो केवल इसके लिए हमें पता होना चाहिए इसका राइट मतलब ये कोण समकोण हो, हिपोटेनियस क्या होता है, कर्ण।
तो समकोण की सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक। और साइड साइड कोई भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इसमें भी ये भी या ए भी, ठीक, कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें से कोई एक साइड ले लेते हैं। तो इस तरह जब होता है राइट हाइपोटेन्यूज साइड से, इसको हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं RHS से। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या आज में पढ़ा, ठीक। तो हमने देखा कि त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो त्रिभुज क्या है? तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर तीन रेखाखंड है इस तरह, एक इस तरह, एक इस तरह है और एक इस तरह है, ठीक। ये सभी एक दूसरे से बंद हुई हैं, घिरी हुई हैं, ठीक। इस आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद हमने इसके प्रकारों के बारे में देखा कि समबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। इसके बाद हमने सर्वसमता की कसौटियाँ, इसकी कसौटियाँ कहते हैं, ठीक। और सर्वसमता क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। तो सर्वसमता की इतनी ही कसौटियाँ है क्लास 9th में, ठीक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा।